मेरा नाम फ़िरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरा अब्बू रोज़ मेरी अम्मी पर ज़ुल्म करता था। वो मेरे सामने ही इन्हें मारा करता था। आज अचानक से मेरी मंगनी रख दी गई तो मेरी जान निकल गई क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी। इश्क किस्त नंबर 17। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है मेरा प्यारा बेटा? कैसा हुआ पेपर? मेरीन साहिबा जो अभी थोड़ी देर पहले कॉलेज से सीधा घर आई थी, उन्होंने अली साहब को देखते हुए पूछा, जिसका चेहरा आज थोड़ा सा बुझा बुझा सा लग रहा था। क्या हुआ अली, परेशान हो? नहीं अम्मी, और अच्छा हुआ पेपर। अली खावर अपने कंधों से बैग उतारकर अब सोफे पर रख रहा था। थक गए हो? मुझे शक्ल से बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ, यूनिवर्सिटी में सब ठीक था ना? या पेपर मुश्किल था? नहीं अभी सब कुछ ठीक था और पेपर भी बहुत थक गया हूँ, अंदर सोने जा रहा हूँ। नरीन साहिब ने एक नजर अपनी बेटी को गौर से देखा। अली वो जो सीधा अपने कमरे में जा रहा था, अपनी माँ की आवाज पर पलट कर देखा। क्या बात है, क्यों परेशान नजर आ रहे हो? मुझे सच सच बताओ, क्या किसी से लड़कर आए हो या लड़ाई हो गई है फिरदौस से? नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ, बस थक गया हूँ, जाकर सो जाऊंगा। मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खा लो फिर सो जाना। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। वो कहकर अपने कमरे में जा चुका था और उसने कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया था। अपनी शर्ट उतार कर उसने बेड के ऊपर फेंकी और फिर सीधा वॉशरूम जाकर शावर लेने लगा। वो फिरदौस के लहजे से, फिरदौस के रवैये से बहुत ज्यादा अफसरदा था। फिरदौस का ये रवैया उसे हजम नहीं हो रहा था। इससे पहले फिरदौस ने कभी अली से इस लहजे में और इस रवैये से बात नहीं की थी। एक तो अली इतने दिन से फिरदौस के लिए बेताब था, उससे मिलने के लिए बेकरार था, और जब उससे मिले तो इस तरीके से जैसे वो उसे जानती तक ना हो। और वो उसकी आवाज में जो अनजानपन था, वो इंतहाई तकलीफ दे रहा था। वो समझ नहीं पाया था कि इन कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया कि वो इस कदर बदल गई है। वो बार बार फिरदौस के बारे में सोच रहा था और उसके बोले गए अल्फाज अली के कानों में गूंज रहे थे। थक गई होगी, मैं आपके रोज सवालों से हर चीज का आपका जवाब चाहिए। फिरदौस के अल्फाज एक बार फिर से उसके कानों में गूंजने लगे तो उसने अपना मजबूत और जोर से दीवार से मारा और ये जैसे अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम थक गई हो तो चलो आओ कॉफी पीते हैं। कितने दिन हो गए हैं हम लोगों ने बात नहीं की, वक्त साथ नहीं गुजारा, थोड़ा सा वक्त भी साथ गुजार लेंगे। बहुत ज्यादा याद आती हो तुम मुझे फेरिंग। नहीं मुझे घर जाना है। फिरदौस का बेहद रूखा सूखा सा लहजा उसे बार बार याद आ रहा था। उसने शैम्पू की बोतल उठाकर पूरी कुव्वत से दीवार पर मारी। नहीं फिरदौस, मेरे साथ इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं कर सकती। लेकिन इन दोनों में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है और वो अपने आपस से ही कुछ ना कुछ बार बार सोचे जा रहा था। और फिरदौस का ये रवैया उसके लिए बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त था। पसंदीदा शख्स की बेरुखी और उसका तकलीफ दा रुखा सूखा सा लहजा शायद मोहब्बत करने वालों को अंदर तक मार देता है, अंदर तक तड़पा देता है। अली काबर के साथ भी यही हो रहा था। वो अपने महबूब की बेरुखी, अपने महबूब का बदला सा रवैया हजम नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह यूसुफ साहब के घर की तरफ से दो गाड़ियां आई थी जिसके अंदर सारा सामान था। रजा दरवाजे पर खड़ा उन गाड़ियों में से सामान उतारता हुआ देख रहा था। यूसुफ साहब से बात भी कर रहा था, साथ ही साथ आमिर का बड़ा भाई बे एहतशाम भी था और दूसरी तरफ आमना भी। एहतशाम और आमना यूसुफ साहब के दोनों बच्चे रजा बहुत अच्छे तरीके से मिले। वो दोनों अब सामान निकाल निकाल कर अंदर ले जाने के लिए दे रहे थे। रजा आज ऑफिस नहीं गया था, जबकि फिरदौस रात देर तक पढ़ने की वजह से अपने कमरे में सो रही थी। राबिया अपने कमरे में बैठी हुई कपड़े तय करके अलमारी में रखवा रही थी कि अचानक घर में होने वाली हलचल वाले शोर से जरा सा उठी और उसने नजरें घुमाकर देखा तो कि मुलाजमों के हाथ में बहुत सारा सामान और सजे हुए टोकरे और मिठाई के डब्बे थे। ये क्या हो रहा है? रबी तेजी से कपड़े वही छोड़कर जल्दी से खड़ी हुई थी और जल्दी से जाकर बाहर खाए तो सामने एहतशाम और आमना खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आमना ने कहा। वालेकुम सलाम बेटा। आमना के हाथ में एक बहुत खूबसूरत सी ड्रेस थी और उसके ऊपर रखा हुआ एक गुलाबी कलर का बॉक्स जिसमें शायद ज्वेलरी रखी थी। एहतशाम के हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा मिठाइयों से भरा हुआ टोकरा था। ये सब क्या है? राबिया ने उनके हाथों में ये सामान देखकर अचानक ही घबरा गई। उसे कुछ समझ होने का एहसास हुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? एहतशाम ने भी सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम दोनों? राबिया ने कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है, आमना ने कहा। ये ले, ये मेरी प्यारी सी भाभी के कपड़े हैं जो कल रात को अपनी मंगनी में पहनने वाली है। ये उसकी
मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां भी। रजा बड़ी शान से खड़ा पीछे उन दोनों के कहते हुए देख रहा था, जबकि राबिया के चेहरे से लग रहा था कि उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई हों। वो बड़ी बड़ी आंखों से सामने खड़ी आमना और एहतशाम को देख रही थी। वो इसके से हैरान थी कि उसे यूं लग रहा था कि उसके मुंह के अंदर जुबान ही ना हो। ये सब क्या हो रहा है? इतनी अचानक अचानक चीजें एक के बाद एक। फिरदौस और राबिया को तो इस बात की खबर भी नहीं थी कि वो लोग कोई सामान लेकर आ रहे हैं, जबकि रजा अपने सीने पर हाथ बांधे हुए बड़ी शान से पीछे खड़ा था। राबिया को घूर रहा था, उसकी आंखों में सख्ती और चेहरे पर वही मगरूरियत। बेटा, ये सब बड़ी मुश्किल के बाद राबिया ने ये अल्फाज कहे तो रजा उसे एक नजर गुस्से से देखा, जिसे वो अपनी आंखों से निकल जाएगा। आमिर भाई की कल रात 2:30 बजे की फ्लाइट है, तो वो वापस चले जाएंगे। कल भाई और रजा अंकल की बात हुई थी, तभी रजा अंकल की कॉल आई थी। कल रात बाबा के पास वो बस दोनों घर वालों के दरमियान छोटी मोटी रस्म करना चाहते हैं। अंगूठियां पहनाई जाएगी, बस एक दूसरे को। अम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने फिरदौस के लिए थोड़ा सा सामान ले लिया। अम्मी ने पूरी कहानी राबिया को बताई, जबकि अब राबिया बेहद हैरानी और अफसोस से इस बात से काम भी रही थी कि न जाने फिरदौस और उसके दरमियान होने वाली किसी किस्म की कोई बात रजा ने सुन ली नहीं थी। राबिया बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई थी। आमना की ये बातें राबिया को हजम नहीं हो रही थी। न जाने फिरदौस क्या करेगी। वो तो सिर्फ रिश्ते की बात पर होने पर इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, और जब वो आमिर यूसुफ के नाम की अंगूठी अपने हाथ में पहनकर मुकम्मल तौर पर उसकी मंगेतर बन जाएगी, तो फिर क्या होगा मेरी बेटी का। वो वहां खड़ी ये सब सोच रही थी कि रजा ने एक नजर राबिया को देखा। क्या हुआ आंटी, आप परेशान क्यों हैं? आमना ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, वो बस कुछ नहीं। आओ ना, तुम लोग बैठो ना। तुम दोनों अपने अंकल के साथ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाती हूँ। हाँ आंटी, मैं तो गरम गरम चाय पीऊंगी, एहतशाम ने कहा। और मैं भी आंटी, आपको पता है कि इतना शॉर्ट टाइम है, और एक तरफ मुझे अम्मी पागल कर रही हैं, और दूसरी तरफ आमिर भाई को भी लेकर जाना है शॉपिंग के लिए। अम्मी अलग अपनी तैयारियों में लगी पड़ी हैं। जाहिर सी बात है कि भाई के इन बेटे की मंगनी है, तो कुछ ना कुछ तो वो भी करेंगी ना। एहतशाम ने मुस्कुराकर अपनी बहन को देखा। क्यों आंटी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना? वो आंटी, आपके घर में बिल्कुल कितना ज्यादा काम होगा। रजा अंकल बता रहे थे कि आप लोगों ने भी इतने कम वक्त में कोई तैयारी नहीं की है, आप लोग भी मसरूफ हैं, एहतशाम ने कहा। राबिया ने बेहद हैरानी से आमना को और एहतशाम को देखा, और फिर एक नजर रजा को, जब आपके सामने वाले सोफे पर राबिया के साथ बैठा हुआ था। वो जानबूझकर राबिया के पास आकर बैठ गया कि राबिया उसकी तरफ के खौफ से कुछ नहीं बोल पाई। ऐसा ही हुआ है, राबिया के खलक से किसी किस्म की कोई आवाज ना निकली, और वो बस उन सब की बातों पर मुस्कुरा रही थी। हाँ मैंने हाँ मिलाती रही। मंगनी की तमाम सामान देकर वो लोग अब जाने के लिए निकलने लगे थे। अरे बेटा, तुम रुक जाती तो मैं फिरदौस को उठा देती। वो रात भर पढ़ती रही है ना, तो इस वजह से आज देर तक सो रही है। नहीं नहीं आंटी, आप उसे आराम करने दें, वो बेचारी तो वैसे ही इतनी मसरूफ होगी, उसके पेपर हैं। उसके बाद ये चीज मगर क्या कर सकते हैं। रजा अंकल ने बाबा को कहा था कि उनको जल्दी है, फिर 2 महीने के लिए उनको किसी काम से मुल्क से बाहर जाना है, तो बाबा ने जल्दी भी हाँ कर दी। बाबा तो कुछ वक्त चाहते थे, लेकिन अंकल ने इसरार किया कि कल ही रख लेते हैं, कुछ घंटों की तो बात है। तो बाबा मान गए। आमना ने जाते जाते राबिया को कहा, जबकि राबिया आमना की एक एक बात से बेहद हैरान हो रही थी। रजा ने यूसुफ साहब से किस तरीके से झूठ कहा। राबिया को रजा के ऊपर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि वो इस किस्म की हरकतें करके उसे और अपनी बेटी दोनों को अपने से दूर कर देगा। चलो बेटा, अपनी अम्मी अब्बू को मेरा सलाम कहना, खुदा हाफिज। वो दोनों वहां से निकले। तो फिरदौस जो अपने कमरे में बेखबर सो रही थी, उसकी आंखें खुली तो कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही उसने ड्राइंग रूम के अंदर झांका। ड्राइंग रूम के अंदर फूलों की खुशबू आ रही थी, और काफी सारा सामान पड़ा हुआ था। फिरदौस ने ड्राइंग रूम को एक नजर देखा। वो समझ नहीं पा रही थी। ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हुई तो एक बैग के ऊपर, जिसके ऊपर खूबसूरत गिफ्ट पेपर पर चढ़ा हुआ था, उसके ऊपर एक कार्ड लगा हुआ था, छोटा सा। फिरदौस ने इस कार्ड को खोलकर देखा तो उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था फिरदौस के लिए। फिरदौस ने कुछ और सामान उठाकर देखा तो नीचे एक बहुत खूबसूरत सा लिबास था, साथ ही साथ उसकी ज्वेलरी और चूड़ियां भी हुई थी। फिरदौस को इस सामान को देखकर यूं लगा जैसे उसकी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। ये सब सामान क्या है? वो तेजी से वहां से भागती हुई सीधा राबिया के कमरे में गई। राबिया के कुछ कपड़े बेड पर बिखरे हुए पड़े थे, और कुछ तय हुए थे। अम्मी अम्मी, फिरदौस वहां से भागते हुए अब किचन में गई थी। राबिया वहां भी नहीं थी। उसके खलक में आंसुओं का गोला बनता जा रहा था। अम्मी अम्मी, अब की बार वो रोने लगी थी और सीधा भागते हुए घर की मेन डोर के पास गई। वो तो सामने ही राबिया और रजा खड़े थे, और यूं लग रहा था कि जैसे रजा उसके ऊपर चीख रहा हो। फिरदौस अपने बाप के डर से वही दरवाजे के पास खड़ी होगी, और उसने तेजी से अपने आंसू पूछे, रजा आपने इतनी बड़ी बात के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। कल आपने फिरदौस की मंगनी रख दी है, और इसके बारे में ना ही तो मुझे कुछ मालूम है और ना ही फिरदौस को।
बकवास बंद रखो अपनी, इतनी अहम नहीं हो तुम दोनों मेरे लिए कि तुम दोनों से पूछ कर कोई काम करूंगा। ये तो आप बहुत गलत किया है। रजा फरदौस अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। क्या मतलब है, कहना क्या चाहती हो तुम? रजा की आवाज में अब की बार बेहद सख्ती थी। वो मेरा कहने का मतलब ये है कि फरदौस के अभी इम्तिहान चल रहे हैं। मैं क्या करूंगी अगर इम्तिहान चल रहे हैं तो? थोड़ी सी देर रुक जाए, रजा कुछ दिन इंतजार कर ले। बच्ची बड़ी तरह से मसरूफियत की 2-3 दिन घंटे के लिए वो लोग आएंगे, अंगूठी पहनाएंगे और चले जाएंगे। और अब अपनी बकवास बंद करो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरी बात समझने की कोशिश करो। रजा वक्त बहुत कम है। और क्या हमारे घर में कौन सी लाखों मेहमान आ रहे हैं? सिर्फ 2 घर के लोग आएंगे, हमारा घर और उनके घर। और क्या करना है तुमने? तुम्हारी बेटी ने कपड़े पहनकर बैठ जाना है, बस वो लोग आएंगे और एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे, खाना खाएंगे और बस खत्म। तुम्हारी बेटी के इम्तिहान रोक नहीं जाएंगे। तुम्हारी बेटी ने कौन सा पढ़कर फैक्ट्रियां खोलनी है? शादी ही तो करनी है ना। अब मैं किसी किस्म की कोई बकवास ना सुनूं, मगर रजा आप समझने की कोशिश करें, वो अभी तैयार नहीं है। क्या तैयार नहीं है? वो इतनी जोर से बोला ताकि फिरदौस को वहां तक आवाज आई। और रजा ने राबिया के बाजू जोर से पकड़ कर खींचा था। रजा ने राबिया के बाजू इतनी जोर से पकड़ के खींचा था कि फिरदौस को रजा से डर था कि कहीं वो राबिया के ऊपर हाथ ही ना उठा दे। अगर तुमने मजीद मुझे कुछ कहा तो बहुत बुरा होगा। जारी है।